पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि दुनिया में दो नेटवर्किंग मॉडल्स हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आप व्हाट्सएप पर सिर्फ हेलो भेजते हैं तो क्या वह सीधा दूसरे फोन तक पहुंच जाता है? नहीं, उस हेलो के पीछे 7 अलग अलग लेयर्स का काम छिपा होता है। ये 7 लेयर्स मिलकर तय करती हैं डेटा को कैसे भेजना है, उसे कैसे सिक्योर रखना है, कौन सा रास्ता चुनना है और रिसीवर तक कैसे पहुंचाना है। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं OSI मॉडल। आज हम इन 7 लेयर्स को इतना आसान तरीके से समझेंगे कि अगर आपसे कोई रात के 2 बजे भी पूछ ले OSI मॉडल समझाइए, तो आप बिना सोचे पूरी कहानी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एप्लीकेशन लेयर, 7th लेयर ऑफ द OSI मॉडल। सबसे पहले एक सवाल, जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, ईमेल भेजते हैं या यूट्यूब चलाते हैं, तो आप किस लेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जवाब है एप्लीकेशन लेयर। इसका नाम देखकर बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यह मोबाइल एप्लीकेशंस बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह लेयर सिर्फ यूजर और नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन शुरू करवाती है। इस लेयर को एक होटल रिसेप्शनिस्ट की तरह समझिए। जब आप किसी होटल में पहुंचते हैं तो आप सीधे मैनेजर या शेफ से बात नहीं करते। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं। रिसेप्शनिस्ट आपकी रिक्वेस्ट अंदर भेज देता है। एप्लीकेशन लेयर भी बिल्कुल यही काम करती है। यह आपकी रिक्वेस्ट को नेटवर्क के अंदर भेजती है। इसी लेयर पर HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, Telnet, SSH और DNS जैसे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। लेकिन अभी डेटा को नेटवर्क समझ ही नहीं सकता। हो सकता है सेंडर और रिसीवर दोनों का डेटा फॉर्मेट अलग हो। तो अब सवाल है, दोनों एक दूसरे की भाषा कैसे समझेंगे? यहीं से शुरू होती है प्रेजेंटेशन लेयर। चैप्टर 2, प्रेजेंटेशन लेयर, 6th लेयर ऑफ द OSI मॉडल। मान लीजिए आप भारत से हैं और आप जापान गए। आप हिंदी बोलते हैं, सामने वाला सिर्फ जापानीज समझता है। अब बात कैसे होगी? बीच में एक ट्रांसलेटर आएगा। प्रेजेंटेशन लेयर भी बिल्कुल वही ट्रांसलेटर है। यह डेटा को ऐसे फॉर्मेट में बदलती है जिसे सेंडर और रिसीवर दोनों समझ सकें। लेकिन इसका काम सिर्फ ट्रांसलेशन करना ही नहीं है, यह डेटा को सिक्योर भी बनाती है। अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज को एन्क्रिप्ट भी किया जाता है, मतलब नॉन रीडेबल टेक्स्ट में बदला जाता है, ताकि अगर रास्ते में कोई उसे देख भी ले तो उसे समझ न सके। और अगर डेटा का साइज बहुत बड़ा हो तो यह उसे कंप्रेस भी कर सकती है, यानी कम साइज में बदल सकती है। इससे डेटा जल्दी ट्रैवल करता है और इंटरनेट का कम इस्तेमाल होता है। रिसीवर के पास पहुंचकर प्रेजेंटेशन लेयर उस मैसेज को डिक्रिप्ट भी कर देगी, मतलब नॉन रीडेबल टेक्स्ट से रीडेबल टेक्स्ट में बदल देगी। अब इसके प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में ASCII और यूनिकोड होते हैं, एन्क्रिप्शन में SSL और TLS प्रोटोकॉल्स होते हैं, कंप्रेशन में JPEG, PNG, MP3 और MPEG स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन अब एक और सवाल है, दो कंप्यूटर्स बातचीत कब शुरू करेंगे, कब तक बात करेंगे और कब बातचीत खत्म करेंगे? यह कौन तय करेगा? यहीं से शुरू होती है सेशन लेयर। चैप्टर 3, सेशन लेयर, 5th लेयर ऑफ द OSI मॉडल। क्या आपने कभी Zoom या Google Meet पर ऑनलाइन मीटिंग की है? सबसे पहले मीटिंग शुरू होती है, फिर लोग एक एक करके ज्वाइन करते हैं। कुछ देर तक बातचीत होती है और आखिर में मीटिंग खत्म हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को ही सेशन कहते हैं। सेशन लेयर भी बिल्कुल यही काम करती है। इसका एक प्रोटोकॉल होता है नेटबायोस। नेटबायोस का उपयोग करके यह सेंडर और रिसीवर के बीच एक कनेक्शन बनाती है, मतलब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती है। जब तक कम्युनिकेशन चलता है उस कनेक्शन को बनाए रखती है, मतलब मैनेज भी करती है। और कम्युनिकेशन पूरा होने पर उसे बंद कर देती है। अगर बीच में कनेक्शन टूट जाए तो दोबारा कम्युनिकेशन शुरू कराने में भी मदद करती है। और कम्युनिकेशन बंद भी नेटबायोस प्रोटोकॉल से होता है। अब RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल देखते हैं। अब मान लीजिए आप और आपका दोस्त राहुल हैं। आपको एक कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर आपके पास नहीं है। वह राहुल के घर में रखा है।
अब आपके पास दो तरीके हैं। राहुल के घर जाओ, कैलकुलेटर उठाओ, वापस आओ और कैलकुलेशन करो, बहुत समय लगेगा। राहुल को फोन करके कहो, भाई 25 मल्टीप्लाइड टू 40 करके बता दे। राहुल अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करता है और जवाब देता है 1000। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कैलकुलेशन आपके ही कैलकुलेटर ने किया हो, जबकि असल में काम दूसरे कैलकुलेटर ने किया था। इन रियलिटी कंप्यूटर भी किसी फंक्शन को चलाना चाहता है। वह कंप्यूटर सी को रिक्वेस्ट भेजता है। कंप्यूटर सी उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। रिजल्ट वापस कंप्यूटर बी को भेज देता है। यही आरपीसी मतलब रिमोट प्रोसीजर कॉल है। अब एसएमबी सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल की बात करते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में 10 कर्मचारी हैं। सभी के कंप्यूटर्स अलग अलग हैं, लेकिन एक कंप्यूटर पर एक फोल्डर रखा है जिसका नाम है ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। ऑफिस में एसएमबी चालू है, मतलब वो फोल्डर एक शेयर्ड फोल्डर है। अब राहुल अपने कंप्यूटर से ही उस शेयर्ड फोल्डर को खोलता है। उसे ऐसा लगता है जैसे फोल्डर उसके अपने कंप्यूटर में ही रखा हो। एसएमबी सर्वर मैसेज ब्लॉक दोनों कंप्यूटर्स के बीच यह शेयरिंग करवाता है। अब पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं। सोचिए कि दिल्ली से मुंबई तक एक सीक्रेट सुरंग टनल बना दी गई है। अब आप जो भी डेटा भेजते हैं वह इसी टनल के अंदर से जाता है। बाहर के लोग इंटरनेट पर आपका डेटा देख नहीं पाते, यानी आपका डेटा सुरक्षित तरीके से ऑफिस तक पहुंच जाता है। यही काम पीपीटीपी करता है। अब कनेक्शन तो बन गया, लेकिन अगर आप 2 GB की मूवी भेजना चाहें तो क्या वो एक ही बार में चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, फोर्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। यह ओएसआई मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण लेयर्स में से एक है। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा सोफा किसी दूसरे शहर भेजना है। क्या कोरियर कंपनी उसे एक ही पीस में भेज देगी? नहीं, जरूरत पड़ने पर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में अलग करेगी और डेस्टिनेशन पर पहुंचकर उसे फिर से जोड़ दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर भी डेटा के साथ बिल्कुल यही काम करती है। अगर डेटा बहुत बड़ा है तो यह उसे छोटे छोटे पार्ट्स या सेगमेंट्स में बांट देती है और रिसीवर की तरफ पहुंचने पर उन्हें फिर से जोड़ देती है। इसी लेयर पर 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी उस जिम्मेदार कोरियर सर्विस की तरह है जो हर पार्सल का रिकॉर्ड रखती है, चेक करती है कि पार्सल सही जगह पहुंचा या नहीं। अगर कोई पार्सल रास्ते में खो जाए तो उसे दोबारा भेजती है, जस्ट लाइक अमेज़न, यानी रिलायबल कम्युनिकेशन। वहीं यूडीपी उस इंसान की तरह है जो बस पार्सल भेज देता है, पहुंचा या नहीं इसकी पुष्टि नहीं करता। इसलिए यूडीपी बहुत फास्ट होता है लेकिन रिलायबल नहीं होता। इसी वजह से बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल जैसी सर्विसेज में टीसीपी का इस्तेमाल होता है, जबकि लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग जैसी सर्विसेज में यूडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये डेटा इंटरनेट में किस रास्ते से जाएगा? यह कौन तय करेगा? इसका जवाब है नेटवर्क लेयर। चैप्टर 5 नेटवर्क लेयर, थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। अब तक क्या हुआ? एप्लीकेशन लेयर ने आपकी रिक्वेस्ट ली, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसे समझने लायक और सिक्योर बनाया, सेशन लेयर ने कनेक्शन बनाया और ट्रांसपोर्ट लेयर ने बड़े डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। अगर रिसीवर आपके घर के बगल में नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में बैठा हो तो डेटा वहां तक कैसे पहुंचेगा? यहीं से शुरू होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर सेगमेंट्स को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपने केरल से एक पार्सल मंगवाया है। अब उस पार्सल को दिल्ली तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए? कहां से निकलना है? किन शहरों से होकर जाना है? और कौन सा रूट सबसे छोटा और सबसे तेज है? ये सब कौन तय करता है? कोरियर कंपनी। नेटवर्क लेयर भी इंटरनेट की कोरियर प्लानर है। इसका सबसे बड़ा काम है सोर्स से डेस्टिनेशन तक सबसे अच्छा रास्ता चुनना। लेकिन नेटवर्क लेयर को कैसे पता चलता है कि डेटा किन किन रास्तों से होकर गुजरेगा? इसके लिए हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस।
जैसे हर घर का एक अलग पोस्टल एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पर हर कंप्यूटर, हर मोबाइल, हर लैपटॉप और हर सर्वर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब सोचिए, अगर किसी घर का एड्रेस ही न हो तो कोरियर वाला आपका घर कैसे ढूंढ पाएगा। इसी तरह अगर किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस न हो तो इंटरनेट पर कोई भी डेटा उस तक नहीं पहुंच सकता। अब एक और सवाल, आखिर रास्ता चुनता कौन है? इसका जवाब है राउटर। राउटर नेटवर्क लेयर का सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है। इसका मुख्य काम है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखकर यह तय करना कि पैकेट को आगे किस दिशा में भेजना है। इंटरनेट पर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कई नेटवर्क्स और कई राउटर्स हो सकते हैं। ऐसे में हर राउटर अपनी राउटिंग टेबल और राउटिंग प्रोटोकॉल्स की मदद से यह निर्णय लेता है कि पैकेट को आगे किस रास्ते भेजा जाए, ताकि वह कम समय में और सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जब राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो वह सबसे पहले उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पढ़ता है, फिर अपनी राउटिंग टेबल को देखता है और तय करता है कि अगला रास्ता, नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा। इसके बाद पैकेट आगे बढ़ जाता है। हर राउटर यही प्रक्रिया दोहराता रहता है जब तक पैकेट डेस्टिनेशन नेटवर्क तक नहीं पहुंच जाता। इसी कारण नेटवर्क लेयर को होस्ट टू होस्ट डिलीवरी लेयर भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ होस्ट का मतलब पूरे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या सर्वर से है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना होता है, यानी किसी कंप्यूटर पर चल रही सही एप्लीकेशन जैसे क्रोम, व्हाट्सएप या जीमेल तक डेटा पहुंचाना। नेटवर्क लेयर में आईपी, IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, ARP, RARP प्रोटोकॉल्स होते हैं। अभी सिर्फ इनके नाम याद रखिए। इन सभी प्रोटोकॉल्स को हम नेटवर्क लेयर पढ़ते समय आसान तरीके से डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई। राउटर ने तो पैकेट को सही नेटवर्क तक पहुंचा दिया। अब उसी नेटवर्क के अंदर सही कंप्यूटर या मोबाइल तक कौन पहुंचाएगा? यहीं से शुरू होती है डेटा लिंक लेयर। चैप्टर 6, डेटा लिंक लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। अब नेटवर्क लेयर ने आईपी एड्रेस की मदद से पैकेट को सही नेटवर्क तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी एक छोटी सी समस्या बाकी है। मान लीजिए कोरियर वाला आपका पार्सल दिल्ली शहर तक तो ले आया, लेकिन दिल्ली में लाखों घर हैं। अब उसे आपके सही घर तक कौन पहुंचाएगा? यहीं से शुरू होती है डेटा लिंक लेयर। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते हैं। कोरियर वाला सोसाइटी के मेन गेट तक पार्सल ले आया। अब सोसाइटी के अंदर सही टावर, सही फ्लोर और सही फ्लैट तक पार्सल पहुंचाना भी तो जरूरी है। अगर वह गलत फ्लैट में पार्सल दे दे तो पार्सल अपने असली मालिक तक कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक इसी तरह नेटवर्क लेयर पैकेट को सही नेटवर्क तक तो पहुंचा देती है, लेकिन उसी नेटवर्क के अंदर सही डिवाइस तक पैकेट पहुंचाने की जिम्मेदारी डेटा लिंक लेयर की होती है। इसीलिए इसे नोड टू नोड डिलीवरी लेयर भी कहा जाता है। अब सवाल आता है, नेटवर्क के अंदर सही डिवाइस की पहचान कैसे होती है? इसके लिए हर नेटवर्क कार्ड का एक परमानेंट एड्रेस होता है, जिसे हम कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। जैसे हर घर का एक अलग हाउस नंबर होता है, वैसे ही हर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या प्रिंटर के नेटवर्क कार्ड का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस बदल सकता है, लेकिन मैक एड्रेस आमतौर पर डिवाइस के साथ ही रहता है। यही मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर को बताता है कि पैकेट उसी नेटवर्क के अंदर किस डिवाइस तक पहुंचाना है। लेकिन सिर्फ सही डिवाइस पहचान लेना ही काफी नहीं है। सोचिए, अगर कोरियर वाला पार्सल रास्ते में गिरा दे या पार्सल फट जाए तो रिसीवर को क्या मिलेगा? गलत सामान। इसी तरह नेटवर्क में भी कभी कभी डेटा खराब हो सकता है। इसलिए डेटा लिंक लेयर डेटा भेजने से पहले उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ती है। इसे कहते हैं एरर डिटेक्शन कोड। याद रखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को सेगमेंट कहा जाता था, नेटवर्क लेयर में वही पैकेट बन गया और डेटा लिंक लेयर में वही फ्रेम कहलाता है। इस फ्रेम में केवल डेटा ही नहीं होता, बल्कि सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और एरर चेक करने की इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब सोचिए, अगर रास्ते में डेटा में कोई बिट बदल जाए तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डेटा खराब हो गया है? इसके लिए डेटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन का उपयोग करती है। वह फ्रेम के साथ एक विशेष वैल्यू भेजती है, जिसे रिसीवर दोबारा कैलकुलेट करता है। अगर दोनों वैल्यूज अलग हों तो रिसीवर समझ जाता है कि फ्रेम रास्ते में खराब हो गया है। फिर उस फ्रेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है, सोर्स उसको रीसेंड करता है। अब एक और समस्या,
मान लीजिए एक ही समय पर 10 कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क केबल पर डेटा भेजना शुरू कर दें तो क्या होगा? सारे सिग्नल्स आपस में टकरा जाएंगे। इसे कहते हैं कोलिजन। ऐसी स्थिति से बचने के लिए डेटा लिंक लेयर यह भी तय करती है कि कौन सा डिवाइस कब डेटा भेजेगा। यानी पूरे लोकल नेटवर्क में ट्रैफिक को व्यवस्थित रखने का काम भी यही लेयर करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, डेटा लिंक लेयर पूरे इंटरनेट की जिम्मेदारी नहीं संभालती, यह केवल एक लिंक की जिम्मेदारी लेती है, यानी एक डिवाइस से दूसरे सीधे जुड़े हुए डिवाइस तक डेटा सही सलामत पहुंचाना। फिर अगला लिंक, फिर अगला नेटवर्क का डेटा लिंक लेयर, और इसी तरह पैकेट अपनी मंजिल तक आगे बढ़ता रहता है। लेयर में कई महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे ईथरनेट, वाईफाई, IEEE 802.11, PPP, HDLC, फ्रेम रिले, ATM, STP और MPLS। अभी सिर्फ इनके नाम याद रखिए। इन सभी प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजीज को हम डेटा लिंक लेयर पढ़ते समय आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई। डेटा लिंक लेयर ने तो फ्रेम को केबल या वायरलेस माध्यम पर भेजने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन आखिर ये 0 और 1 वास्तव में केबल के अंदर कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे बनते हैं? फाइबर में लाइट कैसे चलती है? वायरलेस में रेडियो वेव्स कैसे भेजी जाती हैं? यहीं से शुरू होती है फिजिकल लेयर। चैप्टर 7, फिजिकल लेयर, द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। यह इस मॉडल की सबसे नीचे वाली लेयर है और यही पूरी कम्युनिकेशन की नींव है। इस लेयर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं। इसे सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, 0 और 1, यानी बिट्स, और यही बिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स या रेडियो वेव्स में बदलकर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजे जाते हैं। अगर वायर्ड नेटवर्क है तो डेटा केबल के जरिए जाएगा। केबल के अंदर सीधे 0 और 1 नहीं दौड़ रहे होते। इन बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी बिट्स में होने वाले बदलाव को वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बदलाव के रूप में केबल पर भेजा जाता है। कंप्यूटर के पास डेटा है। फिजिकल लेयर इन बिट्स को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैटर्न में एनकोड करती है। ईथरनेट स्टैंडर्ड्स में अलग अलग लाइन कोडिंग या सिग्नलिंग स्कीम्स इस्तेमाल होती हैं, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जगह लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर का डेटा सबसे पहले बिट्स यानी 0 और 1 के रूप में होता है। इन्हीं बिट्स को एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जैसे लेजर या लेड की मदद से लाइट सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो अलग अलग बिट्स को लाइट के अलग अलग पैटर्न्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये लाइट पल्सेस फाइबर के बहुत पतले ग्लास या प्लास्टिक कोर के अंदर ट्रैवल करते हैं और बहुत लंबी दूरी तक डेटा को तेजी से ले जा सकते हैं। जब ये लाइट सिग्नल्स रिसीवर तक पहुंचते हैं तो वहां फोटो डिटेक्टर इन्हें फिर से इलेक्ट्रिकल या डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि रिसीवर डिवाइसेस डेटा को समझ सके। और अगर वाईफाई है तो यहाँ कोई केबल नहीं होती। कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को पहले रेडियो सिग्नल्स के रूप में तैयार किया जाता है। इसके लिए वाईफाई का ट्रांसमीटर बिट्स को एक विशेष तरीके से एनकोड और मॉड्यूलेट करता है। इसके बाद एंटेना इन सिग्नल्स को रेडियो वेव्स के रूप में हवा में प्रसारित करता है। ये रेडियो वेव्स कुछ दूरी तय करके दूसरे डिवाइस के वाईफाई एंटेना तक पहुंचती हैं। रिसीवर का एंटेना इन रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर उन्हें वापस डिजिटल डेटा यानी बिट्स 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह वाईफाई में डेटा बिना किसी फिजिकल केबल के रेडियो वेव्स के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है। यही इस लेयर का काम है। अब एक सवाल बचता है, जब डेटा इन 7 लेयर से होकर गुजरता है तो क्या हर लेयर उसमें कुछ जोड़ती भी है? और रिसीवर तक पहुंचने के बाद वह सब हटता कैसे है? यही प्रोसेस कहलाता है एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। और अगले एपिसोड में हम इसी पूरी यात्रा को एनिमेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। यदि आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की पूरी रिसर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरी रिसर्च compgeek.co.in पर उपलब्ध है। मैंने इस रिसर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।